सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब हम आपके साथ होते हैं तो हर बार शुरुआत जहाँ करते हैं और अंत जहाँ करते हैं वो है विधिक सेवा प्राधिकार। हम अपने एक्सपर्ट्स द्वारा आपको विधिक सेवा प्राधिकार ने जो सुविधाएं बहाल की हैं उसके जो कानूनी पहलू हैं उन कानूनी पहलू के बारे में और मुद्दों पर बात करते हैं, ताकि आप यह समझ सकें कि कानून ने आपको जो हक दिया है उस हक को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हर बार हम आपको यह बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रह जाए, यह असल मोटो है विधिक सेवा प्राधिकार का। इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि तमाम महिलाएं, तमाम एससी संवर्ग के लोग, एसटी संवर्ग के लोग और तमाम ट्रांसजेंडर्स, वे व्यक्ति जो 3 लाख से कम आमदनी सालाना रखते हों, उस तरह के सारे लोग अपनी कानूनी लड़ाई के लिए, न्याय के दरवाजे तक जाने के लिए, कानूनी सहायता प्राप्त करने से लेकर कानूनी खर्च प्राप्त करने तक के अधिकारी हैं। उनका राइट बनता है। करना कुछ नहीं है। आपको जब यह लगता है कि हमारा मुद्दा ऐसा है कि हम कोर्ट से जाकर न्याय तक पहुंच सकते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार के दफ्तर तक पहुंचना है, जिसको कि जिला स्तर पर जहां न्यायालय है, जिसको कचहरी बोलते हैं, उस कचहरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार है। वहां पहुँचें, अपनी बात बताएं और ज़रूरत के हिसाब से आपको एडवोकेट मुहैया कराने से लेकर कानूनी खर्च तक मुहैया कराने के सारे प्रावधान वहाँ किए जाते हैं। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखना है, वो भी अगर लिखने नहीं आता है तो वहाँ आदमी है जो आपका एप्लीकेशन लिखवा देगा, और आप साइन नहीं कर सकते तो आपका ठप्पा ले लेगा। अब हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। भारत में खास करके हमारी यह धारणा है कि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने का मतलब है कि वह आदमी अभी किसी काम का नहीं रहा और अब उस घर में शादी ब्याह नहीं हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने का मतलब है कि एक टेबू समाज लगा देता है और लोग पगला पगला कहने लगते हैं। जबकि दूसरी बीमारियों की तरह यह भी एक बीमारी है जो बीमारी ठीक हो जाती है और पूर्णतः ठीक हो जाती है। समय पर अगर इलाज हो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और आपका परिवार का सदस्य जो मनोरोगी हो गया है वह आम आदमी की तरह अपना सारा काम, सारा अधिकार के लिए कर सकता है। तो आज हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, जो कानूनी अधिकार है, खास करके बच्चों का। समाज का ग्रोथ जिस ढंग से हो रहा है उस विकास में बच्चों में बहुत सारी बुरी लतें आ जा रही हैं। उन बुरी लतों के कारण उनको जाना पड़ता है जो बच्चों के लिए जेल बनाए गए हैं या सुधार गृह बनाए गए हैं वहाँ, और उन सुधार गृहों में उनके अधिकार कितने बनते हैं, वहाँ उनको कैसे ठीक करें ताकि वो दोबारा जिस अपराध को करके आए हैं वो अपराध नहीं करें और अपराधी नहीं बन जाए। ये सारी व्यवस्था कानून में कैसे है और जो लोग यह सहायता पहुंचाने वाले लोग हैं कैसे सहायता पहुंचाते हैं, आज उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय मुंडा हैं जो CIP में प्रोफेसर हैं और झालसा के मध्यस्थ। स्वागत है आपका डॉक्टर मुंडा। नमस्कार, जोहार दर्शकों। एक तो शुरुआती करें हम मानसिक स्वास्थ्य से, इसलिए कि मानसिक स्वास्थ्य का जो टेबू है अपने यहाँ, वह टेबू खत्म नहीं हो रहा है। समाज विकसित हो रहा है, विकसित होने के बावजूद, और सिर्फ इस टेबू के कारण बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते हैं। जी, अभी भी वाकई में हमारा समाज उस स्थिति पे नहीं पहुंचा है जहां हम खुल कर के मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक बीमारियों के बारे में बात कर सके, और एक ऐसी स्थिति हो जाए कि जहां पर इलाज कराना नहीं, मानसिक समस्याओं को अभिव्यक्त करना वो सरल हो जाए एक दूसरे से। तो ये स्थिति नहीं आई है। कारण कई सारे हैं।
जैसे आपने अभी बताया कि मानसिक समस्याओं को सीधे तौर पर एक पागलपन से जो जोड़ा जाने लगा है कि व्यक्ति अब बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं रह जाता है, और कहीं कहीं पर इस तरह की भ्रांतियां भी जुड़ जाती है कि एक तरह से जेनेटिक होता है, तो ये पीढ़ियों से और उसके आने वाली पीढ़ियों में भी ये जा सकता है, तो बहुत सारी इस तरह की समस्याएं आ जाती है। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है और समस्याएं क्या हैं और बीमारियां क्या है, इन चीज़ों की जानकारी का अभाव है। तो जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य हम सभी समझते हैं, हम लोग कहते भी हैं एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है वगैरह वगैरह। तो मानसिक इसको स्वास्थ्य थोड़ा उलट भी देते हैं, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। मन अगर स्वस्थ नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? हकीकत में देखें तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, और एक की स्थिति खराब होती है तो उसका असर दूसरे पे भी पड़ता है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य पे जब कोई प्रभाव पड़ता है किसी भी चीज़ का, चाहे मानसिक स्वास्थ्य के चलते प्रभाव पड़े या किसी बाहरी आघात से कुछ प्रभाव पड़े, तो उसको लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक्सीडेंट हुआ, शरीर को चोट लगी, लोगों को पता चल जाता है शारीरिक स्वास्थ्य खराब है। किसी व्यक्ति को सदमा पहुंचता है और उसके मन में चोट पहुंचता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता, उसका कोई पैरामीटर भी नहीं है कि लोग उसको समझ सके। तो यहाँ पर समझने की बात है। तो मानसिक स्वास्थ्य से हमारा मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं वही बता देता हूँ। मानसिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से भावनात्मक रूप से हम अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें, और हम किस तरह से रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हैं, और कैसे हम एक समाज में परस्पर एक प्रेम भाव के साथ संबंध स्थापित करते हुए समाज में एक सकारात्मक एक दायित्व अपना निभा पाते हैं, ये सारे मानसिक स्वास्थ्य के अंग है। मानसिक स्वास्थ्य के कई डायमेंशन भी हम लोग बात करते हैं। एक बोलते हैं वेलबींग की बात करते हैं, मतलब एक साइकोलॉजिकल वेलबींग, मतलब हम साइकोलॉजिकली कितने सक्षम हैं। इमोशनल वेलबींग, हम कितना अपने आप को भावनात्मक रूप से एक तरह से कंट्रोल में अपने आप को रख सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, और बिहेवियरली भी, व्यवहार के तौर भी हमारा व्यवहार किस तरह से एक समाज के एक सोशल नॉर्म के अनुरूप चलता है। तो एक सामाजिक व्यवहार का जो दायरा है वो हमारे एक मानसिक स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। डॉक्टर मुंडा, दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि हम जहाँ जिस वातावरण में होते हैं जी, उसका भी शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। हम चाहें नहीं चाहें, समाज में जो घटित घटनाएं हैं उसका भी मन पर प्रभाव पड़ता है। हम जिस माहौल में हैं उस माहौल का भी शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है मन पर भी प्रभाव पड़ता है। मन खोल के देखने की कहीं जगह नहीं है। अब मन ये है कहाँ, ये अभी खोज की वस्तु है कि मन कहाँ है, दिल में है कि दिमाग में है, या दिल दिमाग के बीच में कहीं पर झूल रहा है, मन है कहीं पर। इसीलिए कि हमको चोट लगती है तो हम चाहे न चाहे हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं जी। हमको ज़बरदस्त चोट लगती है तो हमको रुलाई भी आ जाती है। हमको किसी सदमे से कहीं पर अगर हमारा दिल टूटता है तब भी हमको रुलाई आ जाती है। तो यह शरीर और मन के बीच का जो मामला है, इस मामले में यह अपने आप को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि मन एक अलग चीज़ है, और मन को दुरुस्त करने के लिए, शरीर को दुरुस्त करने के लिए डॉक्टर है, उसी ढंग से मन को दुरुस्त करने के लिए डॉक्टर और अस्पताल हैं। वहाँ से हमको संपर्क करना चाहिए। नहीं तो इस ख्याल में कि ठीक हो जाएगा, घर वाले भी सोचते हैं अरे ठीक हो जाएगा, अभी तत्काल का ये है, अगर तुरंत मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से नहीं मिलते हैं तो आने वाले दिनों में वह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे लोग अक्सर आप ये कहते हुए सुनेंगे, मतलब घर में कोई एक सदस्य है जो अचानक से उसका व्यवहार बदल गया है, बहुत चंचल किस्म का बच्चा है या व्यक्ति है, अचानक वो गंभीर हो गया है। लोग ऐसे बोलेंगे पता नहीं 8-10 दिन से एकदम खामोश हो गया, शांत हो गया, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं लग गई है, लहसुन और मिर्चा जलाने लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे, पता नहीं क्या हो गया। लोग
ये बात करते लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये किसी मानसिक समस्या या बीमारी का एक लक्षण हम तो ये हो कह सकता रहे हैं कि है। स्कूल का जो दबाव है, शिक्षा का दबाव है, वह भी एक कारण बन सकता है। यह भी दबाव बन सकता है कि बस में या स्कूल में जा रहा है, उसके साथ कोई बिहेवियर हो रहा हो जिसको कोई व्यक्त नहीं कर पा रहा हो, वह भी जी, एक कारण हो सकता है। जैसे मैंने कहा मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत ही अभिव्यक्ति एक इसका अभिन्न हिस्सा है। साथ ही साथ मैंने ये कहा कि मानसिक स्वास्थ्य ये भी दर्शाता है कि आप कैसे रोज़मर्रा और की कठिनाइयाँ और चुनौतियों का सामना करते, उनका हल निकालते हैं। और अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप कैसे समाज में वैसे लोगों को चिन्हित करते हैं जिनसे आपको मदद मिल सकती है। तो ये सब चीज़ों पे जब प्रभाव पड़ जाता है, जब आपका मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं किसी भी कारण से उस पर एक तरह से परेशानी आ गई है, तो मानसिक परेशानियों में लोग आ सकते हैं। और जब परेशानियों का कोई निदान नहीं मिलता है तो परेशानी आगे चल करके मानसिक बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। ना, जैसे हमको बुखार होता है जी। या सर दर्द होता है, तो जब तक हम फील करते हैं, घर वाले को भी फील हो जाता है कि बुखार हुआ है, सर दर्द हुआ है, और जब कंटिन्यू करता है तो उसको इलाज के लिए ले जाते हैं। जी नहीं, उसी ढंग से जैसा आप कह रहे हैं कि जैसे बदलाव आना शुरू हो जाए, बिहेवियरल चेंज शुरू हो जाए, वैसे जैसे आप मार्क करते हैं तुरंत उसको मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक के पास ले जाकर के दिखाना चाहिए कि भाई क्या है, या अपने फिजिशियन के पास ही पूछें भाई अचानक ये चेंज आया है। तो एक तो अभिव्यक्त नहीं कर पाना किसी चीज़ को, यह सबसे खतरनाक है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। इसीलिए पहले संयुक्त परिवार था तो ये चीज़ें कम होती थी। संयुक्त परिवार जिससे टूटा है, इंडिविजुअल्स हुए हैं और आकांक्षाएं बहुत बढ़ी हैं। नहीं जी हाँ, तो यही है, किसी भी व्यक्ति में अगर उसके जो सामान्य विचार है, उसके जो सामान्य रूप से उसकी जो भावनाएं रहती हैं और उसके जो एक सामान्य नॉर्मल जो उसका एक बिहेवियर होता है, अगर इसमें अचानक परिवर्तन होता है या धीरे धीरे भी परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन कुछ लंबे समय तक टिका रह जाता वो है। क्या परिवर्तन दिखेगा जो आदमी नोट करके उसको ये करे? देखिए 3-4 स्तरों पे हम लोग लक्षणों को देख सकते हैं। पहला लक्षण तो हम लोग को सबसे पहले व्यक्ति का भावना वो जो है वो भी नहीं दिखाई देता है, कई बार उसका व्यवहार दिखाई देता है। आप देखिए कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर वो किस तरह का व्यवहार हमेशा करता आ रहा है, करता रहता है, लोगों के साथ किस तरह के उसके संबंध रहे हैं, अगर उस व्यक्ति के उन व्यवहार में, जैसे मैंने अभी कहा, कोई चंचल स्वभाव का व्यक्ति अचानक खामोश हो गया, कोई खामोश रहने वाला व्यक्ति अचानक काफ़ी चंचल हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बोलने लगा है, ये सब एक है। कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति अचानक बात बात पे चिड़चिड़ापन दिखा रहा है, या कोई बहुत तेज़ तर्रार व्यक्ति थोड़ा सा गुमसुम सा रह रहा है, किसी बात का जवाब ठीक से नहीं दे रहा है, उसके जो दैनिक नींद वगैरह से है, नींद में या तो बहुत कमी आ गई है या बहुत ज़्यादा सो रहा है, बिस्तर नहीं छोड़ रहा है, भूख नहीं लग रही है, कुछ ज़्यादा खाना खा रहा है, ये सब चीज़ें जैसे होती है। बात बात पे भावुक हो जा रहा है जो कि उसका स्वभाव के विपरीत है। तो ये सब कुछ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि कई बार आ जाती है, लोग इसको खारिज ऐसा कर देते, तो पता नहीं इसको क्या हो गया आजकल, ये तो हर बात पे गुस्सा कर रहा है, ये बोल करके लोग इसको आगे बढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। 2-3 एग्जाम्पल देकर के हम चीज़ों को और आपसे एक्सप्लेन कराना चाहेंगे। एक तो घटना है कि एक छोटे बच्चे के साथ खलासी ने बदमाशी की और वो 2 दिन तक जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने घर में बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, और घर वाले ये उसके गुमसुम होने की बात को फिर नोट ही नहीं कर पा रहे थे। जब उसने अपने को अभिव्यक्त किया तब आगे चीज़ बढ़ी मामले में, तब जाकर के उसको निजात मिली। इसी तरह रेप के केस में देखिएगा बहुत दिनों तक महिलाएं छुपाती हैं, इज्जत का सवाल होता है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं करना, खासकर ये चीज़ें बच्चों में बहुत ज़्यादा होती हैं। बच्चे कई अलग अलग कारणों से अपनी संवेदना, अपनी पीड़ा, इन सब को कई बार, गार्जियन से डायलॉग नहीं ना है और इसको छुपाते हैं, गार्जियन को कहेंगे तो गार्जियन हम ही को दोष देगा। और कई बार वैसा बच्चा जो बाहरी किसी शोषण का शिकार होता है ना, कई बार वो एक डर के माहौल में वो रहता है और उस माहौल में उसको अपने परिवार की भी चिंता रहती है, या कई बार उन्हें धमकी भी इस प्रकार की मिली हुई होती है कि अगर किसी को बताओगे तो तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, या कुछ भी इस तरह की बातें होती है। तो कई बार बच्चा उस डर के साए में भी रहता है। तो माँ बाप और बच्चों का संबंध कैसा हो,
कि बच्चा बिल्कुल निर्भय होकर के निस्संकोच अपनी हर बातें अपनी माँ बाप को कह सके, अपने अभिभावक को कह सके, ऐसा वातावरण क्या हमारे घर में है? और अगर नहीं है तो हम कोशिश करें कि ऐसा वातावरण हमारे घर में बने कि हमारा बच्चा अपनी हर बात हमसे शेयर कर सके। तो इसका भी अभाव रहता है। इधर के दिनों में जी, जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, बच्चों में बाल अपराध बहुत बढ़े हैं और जुवेनाइल जो ये जगह जी, है, हमारे यहाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015 का एक्ट है। तो इसमें 2 प्रकार के बच्चों के अधिकारों की बात है, उनके मैंडेट करता है ये एक्ट जो है। तो ये 2 प्रकार के बच्चे, एक कह रहा था चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, वैसे बच्चे जो किसी न किसी आपराधिक मामलों के तहत आते हैं, और ये बच्चों जिनका उम्र जो है 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है और उनके ऊपर कुछ क्राइम का या तो आरोप लगा है या कुछ क्राइम करते हुए पकड़े गए हैं। तो ये बच्चे चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि एक तरह से जिनको सहारे की और सुरक्षा की ज़रूरत होती है, तो ये बच्चे हो जाते हैं बेसहारा या अनाथ टाइप के बच्चे। हाँ, ये बच्चे हो जाते हैं चिल्ड्रन इन नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ये 2 ग्रुप में बच्चों को बांटा गया है इसी एक एक्ट के अंदर में। एक तो वैसे जो कि कुछ ना कुछ क्राइम करे हुए हैं या उन पर उसके आरोप लगे हुए हैं, और वे बच्चे एक तरह से जैसे बेसहारा हो गए हैं, माँ बाप नहीं हैं, अनाथ हो गए हैं। वैसे बच्चे जो सड़कों पे जी रहे हैं, या वैसे बच्चे जिनके पास जीने का कोई संसाधन नहीं है, वैसे बच्चे जो शोषण का शिकार है, वैसे बच्चे जो बाल श्रम के तहत चिन्हित हो गए हैं। तो बहुत लंबा इसमें बहुत सारे बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। एक थोड़ा सा इसमें ये हस्तक्षेप करेंगे जी। बाल श्रम में आप देखेंगे कि छोटे बच्चे जो होटलों में काम करते हैं या कहीं पर काम करते हैं, उनके साथ उसके मालिक का बिहेवियर जो है ना बहुत खराब है, जो लगातार उसको पिंच करता है, दूसरे लोगों को भी पिंच करता है। जी जी, कई बार बाल अपराध करने या उसके बिगड़ने या मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। बिल्कुल, देखिए ऐसे बच्चे जो है दो प्रकार के बच्चों का जैसे मैंने जिक्र किया। एक तो जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उनकी समस्याएं बिल्कुल थोड़ी अलग होती है जब हम मानसिक समस्याओं की बात करें। और वैसे बच्चे जो बेसहारा है, जो अनाथ है या जो बाल श्रम करते हुए, तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर विक्टिम होते हैं, किसी न किसी शोषण के शिकार होते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है, ऐसे बच्चों आप सुने होंगे कई बार कि कोई बच्ची कहीं काम करती थी, उसको इतना प्रताड़ित किया जाता रहा, जब घर वाले छुट्टियों पे जाते थे तो उसको घर में बांध करके जाते थे वगैरह, बंद करके जाते थे। तो ये सब चीज़ें, तो ऐसे बच्चों को केयर और बड़े सपोर्ट। अफसर का बेटा जो है उसने अपने बॉडीगार्ड के साथ इतना मिसबिहेव किया कि बॉडीगार्ड ने गोली मार दी उसको। छोटा बच्चा, अब चूंकि हम अफसर हैं, हमारे पिताजी अफसर हैं, तो हम जो चाहेगा बिहेव कर लेंगे और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह भी इस मामले में जुड़ा हुआ मानसिक केस है। बिल्कुल, कि वो उसको समझता है कि हमारा बॉडीगार्ड हमारा गुलाम है। नहीं, वो तो बेसहारा नहीं है, यहीं पर आ जाता है उसका। यहीं पर जो बच्चों की जब हम समस्याओं की बात करते हैं ना, तो 2 प्रकार की समस्याएं होती है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर, ऐसा व्यवहार जो दूसरों की तरफ वो निर्देशित रहता है और केंद्रित रहता है। तो इसमें आक्रामकता एक चीज़ आ जाती है। इसी में आ जाता है कि एक तरह से एंटी सोशल टाइप का बिहेवियर, जिसको हम लोग कंडक्ट प्रॉब्लम डिसऑर्डर या प्रॉब्लम भी कहते हैं, ADHD हो जाता है। तो ये सब जो समस्याएं जो होती है, बच्चा जो एक तरह से बिल्कुल असामाजिक हो जाता है। अचानक तो नहीं होता होगा, फादर गार्जियन अगर इसको ये समझे। बहुत सारे कारण है इसमें जैसे पेरेंटल एक सुपरविजन चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल, अभिभावक का जो एक बच्चों का, अब बच्चे तो बच्चे हैं, कच्चे गढ़े हम कहेंगे, तो उनका जो एक बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास जो उसका क्रम चल रहा है, इस क्रम में बच्चों को अगर सही माहौल नहीं मिलता है
तो बहुत चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों में एक अनुशासन का होना, बच्चों में एक नैतिकता का होना, बच्चों में एक किस्म से अपने व्यवहार को एक सीमित दायरे तक कंट्रोल कर पाना, और बच्चों के अंदर ये चीज़ बहुत होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो अभी तुरंत मिलना चाहिए। बच्चे अपने जो इच्छा है और बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल उसको टाल नहीं पाते को हैं। बहुत सारा पैसा मिलने लगा, वेतन मिलने लगा, कमाई होने लगी है, तो उसको लगता है कि हम जिस अभाव में रहे उस अभाव में इसको नहीं रहने देंगे। बिल्कुल। जैसे उसके मुंह से निकले या निकलने के पहले समझ करके वो चीज़ें आ जाती हैं। आने वाले दिनों में बहुत डेंजरस है। कई बार तो बच्चा एक चीज़ का डिमांड करता है और उससे जुड़ी हुई और बहुत चीज़ें भी सी- मिल जाती हैं। तो बच्चों में एक ये चीज़ हो गया कि इच्छा पूर्ति तुरंत होती है, मतलब हमने इच्छा किया और उसका पूर्ति हो गया। मतलब इच्छा को हम किसी तरह से टाल सके, कई बार हमारी इच्छा की पूर्ति तुरंत नहीं भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो बच्चों में कई बार ये भावना डेवलप ही नहीं होती है। तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाला जो एक टेंडेंसी होता है हमारे बच्चों में ना, कि हमको बस चाहिए तो अभी चाहिए, तो इस तरह की टेंडेंसी। फिल्मों में एक डायलॉग है ना, मैं जिसे पसंद करता हूँ नहीं मिलता तो मैं छीन लेता हूँ। ये जो डायलॉग है, और इन सब चीज़ों को ड्रामेटाइज करके फिल्मों में इस तरह से दिखाया भी जाता है। तो ये भी बात है। कार्टून में भी ये चीज़ें आने लगी हैं। बच्चे जो कार्टून देख रहे हैं, कार्टून में भी इस तरह की चीज़ें आने लगी हैं कि हमको जो नहीं मिलेगा, एक तो गार्जियन उसके पीछे पीछे लगा, हाँ बेटा चलो ये है ना अभी कर देते हैं। अभी इसको कई बारी ऐसा देखा जाता है, इसको ऐसे बच्चों को जो अपनी बात मनवा लेते हैं, ऐसे बच्चे जो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जिद करके, चाहे मैनिपुलेटिव बिहेवियर से जोड़ तोड़ करके हासिल कर लेते हैं। पैर पटक के घर का सामान तोड़ करके नहीं, कई बार पैर पटक कर, कई बार झूठ बोलकर, ये सब चीज़ें इसी क्रम में जुड़ते जाती है। मुझे दोस्तों के साथ कुछ पार्टी करना है, अब मुझे पार्टी करना है, पैसे कैसे लूं, तो बच्चा झूठ बोलना कैसे सीखता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर भी बच्चा इसी क्रम में सीखता है। ये जो पैर पटकना और अपना काम करवा लेना, ये एक तरह से अपने आसपास के लोगों को, अपने माहौल को किस तरह से मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवाना, ये बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग जो है ना, वहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है कि बच्चों में कैसे वो एहसास दिलाया जाए कि हर इच्छा की पूर्ति तुरंत नहीं हो सकती है, हर इच्छा जायज़ भी नहीं हो सकता है, और इन सब चीज़ों को टालने की भी कभी ज़रूरत हो सकती है, बच्चों में वो टेंडेंसी डेवलप करे। तो ये सब चीज़ जब नहीं होता है तो बच्चों के स्वभाव में ज़्यादातर एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर जिसकी हम बात कर रहे हैं, आक्रामकता आ सकता है, बच्चों में इनडिसिप्लिन आ सकता है, बच्चों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ सकती है। तो ये सब चीज़ें जब आने लगती है, बच्चे दूसरों की भावनाओं का बिल्कुल निरादर करने लगते हैं, कोई आदर नहीं रहता है, तो ये सब चीज़ें एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर में आ जाती है। दूसरा जो हम लोग बोल रहे थे, जो बच्चे चिल्ड्रन इन नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन जो रहते हैं, उनके अंदर दूसरी चीज़ें होती है, क्योंकि वो शोषण के शिकार होते हैं, तो उसके अंदर इंटरनाइजिंग बिहेवियर्स ज़्यादा देखे जाते हैं। मतलब उनके व्यवहार जो है वो अपनी तरफ अंदर की ओर केंद्रित होते हैं। ऐसे बच्चे में सामाजिक अलगाव का होना बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ऐसे बच्चों में एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो सकता है। ऐसे बच्चे एक डर के एक भाव के साथ अपने आप को समाज के साथ जोड़ते हैं, समाज उनके लिए एक डरने वाली चीज़ बन जाता है। तो ये सब इंटरनलाइजिंग बिहेवियर जो होता है, तो ये भी एक मानसिक समस्या है, जिसका अभी हम लोग तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें, इसमें है। हाँ, थोड़ा राइट्स पर भी बात कर लें हम लोग। तो हाँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इन सब बातों का एक प्रावधान है, मैंडेट भी है कि इन दोनों प्रकार के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और इनके मानसिक समस्याओं के निदान का प्रावधान रखा गया है कि ऐसे लोग बच्चों को वो सारी मानसिक जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जाए। अब चूंकि ये जो मानसिक समस्याएं आती हैं, देखिए इनमें कई कारण होते हैं। एक तो बच्चों का जो बौद्धिक विकास का स्तर होता है, कुछ बच्चे 16 साल के हैं, कुछ बच्चे 5 साल के हैं, कुछ बच्चे 6 साल। तो विकास के क्रम में जिस स्टेज में बच्चा है उसका एक प्रभाव रहता है।
साथ ही साथ बच्चा जिस सरकमस्टांसेस में समझ लीजिए एक अपराध कर बैठा है, या जिस सरकमस्टांसेस में परिस्थितियों में बच्चा अनाथ हो गया है, बेसहारा हो गया है, या बच्चे के माहौल जो आसपास के लोगों का व्यवहार बच्चों के साथ कैसा रहा, वो शोषण करते रहे बच्चों का या किस तरह से रहा, तो इन सब चीज़ों का समावेश करके उसके एक मानसिक स्थिति का एक प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक असेसमेंट और सवाल, होता है। समय हमारा खत्म हो रहा है। स्कूल कॉलेजेस में अगर रेगुलर जी बच्चों के बिहेवियर को नोट करने वाले टीचर अगर संपर्क में रहें, मनोचिकित्सक के, मनोवैज्ञानिक के, थोड़ी सी बात बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कई बार होता है बच्चे में स्कूल में वे बच्चे जो सबसे ज़्यादा शरारती होते हैं, जो समय पे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, कई बार पाया जाता है उन बच्चों में कुछ मानसिक समस्याएं होती है, बीमारियां भी होती हैं। कई बार ADHD जो एक सामान्य बीमारी है जिसमें बच्चों में अटेंशन स्पैन कम होता है और हाइपर एक्टिविटी होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाले होते हैं, लेकिन इसको एक शरारत के तौर पे समझा जाता है, ना कि बीमारी के तौर पे। तो बाद में जब ये बच्चे हमारे यहाँ संस्थान में भी कई बार आते हैं, तो जब बिगड़ चुका होता है। नहीं बिगड़ चुका नहीं होता है, अधिकतर केसेस में इन बच्चों के कारगर इलाज उपलब्ध है, इन बच्चों को संभाल लिया जाता है। जितनी जल्दी बीमारी की पहचान होती है उतनी आसानी से उसका इलाज भी संभव होता है। वक्त पर अगर आप बच्चे के व्यवहार को समझ पाए, और ये तभी समझ पाएंगे जब उसके साथ संवाद स्थापित करते हों, उसके साथ खेलते हों, उसके साथ हंसते हों, उसके साथ बैठते हों, तब बात बन सकती है और बहुत जल्दी आपका बच्चा सुधर सकता है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। नमस्कार, जोहार।